Hello everyone, welcome to your history class and we are doing second chapter of 12th history. The name of the chapter is How Inscriptions Tell a Story. इंस्क्रिप्शंस हमें अपने पास्ट की स्टोरी कैसे बताती हैं वो इस चैप्टर में हम रीड आउट कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने जो किया उसको जरा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, उन्होंने ब्राह्मी और ख्रोस्टी स्क्रिप्ट्स को डेसिफर कर लिया था और ब्राह्मी और ख्रोस्टी स्क्रिप्ट्स के डेसिफर होने के बाद इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा जाने लगा और फिर जो है इंडियन एपिग्राफी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसके बाद हमने पढ़ा था 16th महाजनपद के बारे में कि उस टाइम पीरियड पर 600 BC से लेकर 600 CE तक का जो टाइम पीरियड था जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम पीरियड पर 16 महाजनपद हुए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। इन 16 महाजनपद के बारे में हमें बुद्धिज्म और जो जैनिस के जो टेक्स्ट हैं उनसे पता चलता है। बुद्ध और जैन के जो टेक्स्ट हैं उनमें इनके डिफरेंट नेम जो है वो डिफरेंट है, वेरी कर जाते हैं, बट फिर भी टोटल मिलाकर 16 महाजनपद के बारे में हमें वहाँ से पता चलता है। सबसे पहला जो महाजनपद था वो था मगधा। वो एक प्रोस्पेरियस रीजन था, प्रोस्पेरियस एम्पायर था। उसकी प्रोस्पेरिटी के पीछे क्या रीजन थे ये हमारे अर्ली हिस्टोरियंस कुछ अलग बताते हैं और बुद्धिज्म और जैनिज्म टेक्स्ट में कुछ अलग लिखा हुआ है। इसके बारे में हम पूरी तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं, वो आप मेरे जो है पिछले पार्ट्स में जाकर देख सकते हैं। देन वी रेड अबाउट मगधा एम्पायर कि मौर्यन एम्पायर। मगधा के साथ साथ जो है मौर्यन एम्पायर का भी इमर्ज होना शुरू हो गया था। मौर्यन एम्पायर जो अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। हमने पढ़ा कि इतने बड़े एम्पायर पर वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे और ये जो एम्पायर था वो कितना इम्पॉर्टेंट था। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने की वजह था ये, लेकिन फिर भी ये 150 ईयर्स तक ही इसने रूल किया, जो कि एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है। उसके बाद 2nd सेंचुरी BCE में बहुत सारे किंग्स, चीफडम्स ये जो है इमर्ज होना शुरू हो गए थे और ये जो किंग्स थे अपने आप को डिवाइन किंग्स कहा करते थे। अपने नेम के आगे किसी न किसी डाइटी का नेम ऐड करते थे, अपने आप को सन ऑफ गॉड कहा करते थे ताकि लोगों के बीच में ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो सके। सो यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 600 BC से लेकर 600 CE तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें विलेजेस और टाउन्स कैसे हुआ करते थे। विलेज में रहने वाले लोग क्या करते थे, किस तरह से अपने लाइवलीहुड को अर्न करते थे, एग्रीकल्चर कैसे करते थे और किन किन तरीक़ों का यूज़ किया करते थे, वो राजा के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होता था, ये सब पढ़ेंगे। टाउन्स में जो ट्रेडिंग सिस्टम होता था, किस तरह से नए नए टाउन्स इमर्ज होना स्टार्ट हुए, जो ट्रेडिंग सिस्टम होता था वो कैसे होता था, कॉइन्स कैसे बने, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ चेंजिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, गाँव का एरिया, मतलब बदलता हुआ गांव का एरिया। इस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस हुए और क्या क्या चेंजेस हुए। फर्स्ट वन इज पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग्स। किंग्स के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है, किसी के बारे में हम क्या समझ रखते हैं, क्या सोचते हैं किसी के बारे में, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। अब किंग के बारे में लोग क्या सोचते थे, किंग कैसा है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंस्क्रिप्शन से मिल गई हैं, बहुत सारी जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिली है, लेकिन किंग्स और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशंस थे ये जो है हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं पता चला है, क्योंकि मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस किसने लिखवाए हुए थे, किंग्स ने लिखवाए हुए थे और किंग्स अपने जो उनकी जो अचीवमेंट्स होती थी उन्हीं को लिखवाते थे, बाकी किसी चीज़ को नहीं लिखवाते थे। अब रूलर्स और सब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए हमारे हिस्टोरियंस ने 2 एनालॉजीज जातक और पंचतंत्रा को रीड किया हुआ है। जातक और पंचतंत्रा में जो स्टोरीज हैं पहले वो ऑरली बोली जाती थी, बाद में उनको रिटर्न फॉर्म में किया गया था। उन स्टोरीज से हमें रूलर्स और जो सब्जेक्ट्स थे उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पर एक गणतिंदु जातक की स्टोरी दी हुई है। गणतिंदु जातक की स्टोरी में क्या बताया हुआ है कि एक बार किंग जो है अपना भेष बदल कर लोगों के बीच में जाता है और ये क्यों जाता है, लोगों से ये जानने के लिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाँव में रहने वाले जितने भी एल्डर मैन, वीमेन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज मीन्स गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे वो सभी बताते हैं कि ये जो किंग है वो कैसा किंग है, एक विकेड किंग है। विकेड क्या होता है, नीच, दुष्ट, मतलब अच्छा किंग उसको नहीं मानते थे। उसने बताया कि रात के टाइम पर, विलेजर्स ने किंग को बताया कि रात के टाइम पर जो रॉबर्स होते थे वो हमें हमारी चीज़ों को रॉब करते थे और इसके लिए किंग के द्वारा हमें किसी टाइप का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था। मतलब मिलिट्री गांव के लोगों को किसी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करती थी। अच्छा, दिन के टाइम पर जो टैक्स कलेक्ट
कलेक्ट करने वाले होते थे वो हमें परेशान करते थे, क्योंकि राजा क्या करता था, अपनी ट्रेजरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने खजाने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाता रहता था। सो कई बार टैक्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे लोग, स्पेशली जो पीजेंट्स होते थे वो जो है इस टैक्स से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड पीजेंट्स से ही की जाती थी टैक्स की, और इससे बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए विलेजर्स क्या करते थे, फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते थे, क्योंकि हमें कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि भाई फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों से भी टैक्स लिया जाता था या नहीं लिया जाता था। सो यहाँ जातक की स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, एक तो किंग और जो सब्जेक्ट थे उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, दूसरा हमें पता चलता है कि लोग इन सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते थे, फॉरेस्ट के एरिया की तरफ भाग जाया करते थे। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। क्योंकि टैक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए लोग क्या करते थे, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ को ढूंढना शुरू किया उन्होंने। उनमें से एक थी गंगा और कावेरी की वैली में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने 6th सेंचुरी BCE में ही आयरन टिप का जो प्लग होता था, लोहे की टिप वाला जो हल होता था, उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि गंगा और कावेरी की जो वैली थी वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती थी, और एलुवियल सॉइल में लोहे की टिप वाला जो ये हल था बहुत अच्छी तरह से उस सॉइल को टिल्ट करता था, खोद देता था, जिससे अंदर की जो फर्टाइल सॉइल होती थी वो ऊपर की तरफ आ जाती थी और प्रोडक्शन तेज़ हो जाता था। लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती थी और जहाँ पर ये लोहे की टिप वाला हल नहीं चल सकता था, जो सेमी एरिड एरियाज थे जहाँ पर बारिश भी अच्छी नहीं होती थी, वहाँ पर लोग क्या करते थे, हो का यूज़ करते थे। हो मीन्स कुदाल, मतलब जिसके वुडन की स्टिक होती है और लोहे का आगे का पार्ट होता है जो मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ की जाती है, उसका यूज़ करते थे। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बट धीरे धीरे पीजेंट्स का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बढ़ना शुरू हो गया था। ओके, अब दूसरी जो स्ट्रेटेजी थी अपने एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो था यूज़ ऑफ इरिगेशन, सिंचाई करने का यूज़। और सिंचाई जो है किसके थ्रू की जाती थी, वेल्स, टैंक्स और कॉमनली कैनाल्स के द्वारा ये जो है की जाती थी, कैनाल्स के द्वारा की जाती थी। पहले जो है जो फार्मर्स थे वही इनका प्रोडक्ट करते थे कि वेल्स को बनाया, टैंक्स को बनाया, लेकिन धीरे धीरे किंग्स ने भी इनको बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गुजरात की सुदर्शन लेक के बारे में। अगर हम मैप नंबर 2 को ध्यान से देखें तो इसमें गिरनार नेम का एक प्लेस है, और गिरनार प्लेस पर वाटर के लिए एक अकेला सोर्स जो है सुदर्शन लेक ही थी। यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मिली है उनसे पता चला है कि ये सुदर्शन लेक को एस्टेब्लिश मौर्य एम्पायर ने करवाया था, बट बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स की वजह से ये टूट गई थी। उसके बाद एक शक रूलर रुद्रदमन ने इसको क्या करवाया था, रिपेयर करवाया था। अब रिपेयरमेंट के लिए उसने अपनी जो जनता थी उससे किसी पर टाइप का कोई भी टैक्स नहीं लिया था। दूसरी जो इंस्क्रिप्शन मिलती है उसमें जो 5th सेंचुरी की है उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको दोबारा से फिर से रिपेयर करवाया था। मीन्स किंग भी अब इंटरेस्ट लेते थे कि कैसे उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो उनकी भी ट्रेजरी बढ़ेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किंग्स एज वेल एज जो आम जनता होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे और मेहनत भी किया करते थे। ओके, डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। अब रूरल सोसाइटी में जिस कोई भी सोसाइटी अगर हम देखें, आज प्रेजेंट डे की सोसाइटीज़ अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि भाई हाँ डिफरेंसेस तो पाए ही जाते हैं। सो उस टाइम की भी रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस पाए जाते थे, अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनसे हमें पता चलता है कि गांव की जो सोसाइटी थी उसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, जैसे एग्रीकल्चर लेबरर्स रहते थे, छोटे पीजेंट्स रहते थे और बड़े लैंडलॉर्ड्स भी रहते थे। यहाँ पर गृहपति टर्म का यूज़ किया गया है। गृहपति टर्म का यूज़ छोटे किसान और लैंडलॉर्ड्स के लिए किया जाता था। ओके, गाँव में बड़े लैंडलॉर्ड्स भी हुआ करते थे और हेडमैन भी हुआ करते थे। ये जो लैंडलॉर्ड्स और हेडमैन होते थे गाँव का कंट्रोल इन्हीं के हाथों में होता था, और इनकी जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। मीन्स इनको पुश्तैनी, मतलब जो पहले लैंडलॉर्ड्स थे उनके बच्चे भी ऐसे ही, मतलब हेरिडिटरी इनके पास सिस्टम ये होता था। दूसरे भी बहुत सारे ऐसे नेम हैं जिन जो गांव में थे, जैसे कि अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे कि जो तमिल के संगम साहित्य हैं उनसे पता चला है कि गांव में रहने वाले लोगों को वेल्लार या बड़े जमींदार,
हलवाहा, उलवर या दास अणिमई, इन सब नामों से पुकारा जाता था। सो गांव में इस तरह से डिफरेंसेस हुआ करते थे। गृहपति कौन होते थे? गृहपति एक घर का ऑनर होता था। घर में जितने भी लोग होते थे, चाहे वो वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, स्लेव्स हैं, वर्कर्स हैं, सबके ऊपर उसका कंट्रोल होता था। घर के रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, एनिमल्स और दूसरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी उसी का कंट्रोल होता था। कई बार गृहपति का यूज़ जो है वेल्दी मर्चेंट्स के लिए भी किया जाता था। वैसे तो गृहपति कौन होता था? घर का जो मालिक होता था, हाउस होल्ड जो ऑनर होता था, उसको कहा जाता था। लेकिन कई जगह पर देखा गया है कि गृहपति वर्ड का यूज़ वेल्दी मर्चेंट्स के लिए भी किया गया है। सो इस तरह से रूरल एरिया में, सोसाइटी में लोगों के बीच में डिफरेंसेस पाए जाते थे। उनके नेम भी अलग अलग यूज़ किए जाते थे। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। एलिट्स क्या होते हैं? जो समझदार जो लोग होते हैं। लैंड ग्रांट्स भूमि को दान देना, और नए नए जो रूरल एलिट्स बनते जा रहे थे। अगर हम देखें फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा की जो अर्ली सेंचुरी थी, वहीं से हमें लैंड को ग्रांट करने के बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, और ये सारे के सारे किसके ऊपर? इंस्क्रिप्शंस के ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं। ये इंस्क्रिप्शंस कई बार स्टोन की होती थी, और कई बार ये जो है किसकी होती थी? कॉपर प्लेट्स की बनी हुई होती थी। इन रिकॉर्ड को क्यों रखा जाता था? ताकि इनको जो है ट्रांजेक्शन किया जा सके, मतलब आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको बताया जा सके कि भाई हाँ, ये जो लैंड है इसको दान दे दिया गया है। मेनली लैंड को ग्रांट करने के जो एविडेंसेस मिले हैं वो हमें क्या मिले हैं कि मेनली जो है लैंड को ग्रांट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ब्राह्मणास को किया जाता था। मतलब जो धार्मिक संस्थाएं होती थी और जो ब्राह्मण होते थे, उन्हीं को लैंड जो है दान में दी जाती थी। मोस्टली यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो डोनेट के बारे में लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरी तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। ओके, उन्हीं में से एक इंस्क्रिप्शन को हम देखते हैं। प्रभावती गुप्ता का इंस्क्रिप्शन है। प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, जो अर्ली हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, जिनका टाइम पीरियड था 375 to 415, उनकी डॉटर थी। और उनकी जो मैरिज हुई थी वो भी एक रूलिंग फैमिली वाकाटक, डेक्कन के वाकाटक फैमिली में हुई थी। वो एक क्वीन थी। अब संस्कृत जो धर्मशास्त्र हमारे लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिखा हुआ है कि उस टाइम पर लेडीज़ को, जो विमेन होती थी, उनके पास किसी टाइप की कोई लैंड नहीं होती थी। बट हमें बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनमें नेम लिखा हुआ कि प्रभावती गुप्ता ने इस प्लेस को क्या कर दिया है? डोनेट कर दिया है। सो यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या होता है, कंट्रोवर्सी आती है कि क्यों प्रभावती गुप्ता के पास लैंड थी। शायद वो क्वीन थी इसीलिए, और दूसरा हो सकता है कि जो ये हमारे संस्कृत में लिखे हुए जो धर्मशास्त्र थे वो हर जगह पर सेम फॉलो ना किए जाते हो। कई जगह पर हाँ लेडीज़ को लैंड ना दी जाती हो, और कई जगह पर में भी हो सकता है कि दी जाती हो। सो ऐसे जो है इनको में भी अनफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाता हो, इसीलिए शायद प्रभावती गुप्ता के पास जो है क्या थी? ज़मीन थी, और उसने इस ज़मीन को ग्रांट भी किया था, दान भी दिया था। अब लैंड को डोनेट क्यों किया जाता था? लैंड को जो डोनेट किया जाता था उसके साइज़ अलग अलग होते थे। कई जगह पर एक छोटा सा एरिया जो है लैंड को छोटे से एरिया की लैंड जो डोनेट की जाती थी, और कई बार ये भी देखा है कि बड़े बड़े एरियाज़ को की जो लैंड होती थी उसको डोनेट कर दिया जाता था। अब क्वेश्चन होता है कि जो ये किंग थी ये लैंड को डोनेट क्यों करते थे? कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो एग्रीकल्चर था उसको बढ़ाने के लिए किंग लैंड को डोनेट किया करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टैक्स मिले। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है क्योंकि सामंत जो थे वो पावरफुल होते जा रहे थे और किंग्स कमज़ोर होते जा रहे थे, उनके ऊपर, सामंतों के ऊपर किंग्स का अधिकार नहीं था, तो वो अपनी फेम को बढ़ाने के लिए या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लैंड को ग्रांट किया करते थे। ओके, सो हिस्टोरियंस के इसके ऊपर जो है अलग अलग मत हैं, अलग अलग ओपिनियन है कि भाई लैंड को ग्रांट क्यों किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए एक इंस्क्रिप्शन से मिली है जिसमें प्रभावती गुप्ता द्वारा एक लैंड को ग्रांट करने का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर प्रभावती गुप्ता एंड द दगुन विलेज ऑफ दगुन, इस विलेज को जो है प्रभावती गुप्ता ने एक ब्राह्मण चलान स्वामी को
डोनेट कर दिया था, और डोनेट करने के बाद उसने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस गांव के जो मालिक हैं वो पूरी तरह से चलान स्वामी ही हैं, तुम्हें चलान स्वामी की हर एक बात को मानना होगा। अब जो राजा के यहाँ पर ऑफिसर्स हैं या फिर सैनिक है वो इस गांव में नहीं आएंगे, तुमसे किसी टाइप का कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, तुमसे दूसरी कोई किसी टाइप की कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, तुम्हें पूरा का पूरा अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, चलान स्वामी के अकॉर्डिंग ही चलना है, उन्हीं के सारे कहने मानने हैं, वो जो कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। सो मीन्स लैंड को ग्रांट करने के बाद जो पूरा का पूरा जिस लैंड को दान में दे दिया जाता था उसके ऊपर पूरा अधिकार उसी का होता था जिसको वो दान में दी जाती थी। उसके बाद डोनर की वो लैंड जो है नहीं रहती थी। ओके, ये था हमारा विलेज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टाउन्स एंड ट्रेड्स, जो नए नए टाउन्स बने वो उसके बारे में रीड आउट करते हैं। न्यू सिटीज, लेट अस retrace or step back to the urban centers that emerged in the several parts of the subcontinent from 6th century BCE। 6th century BCE से ही हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में नए नए टाउन्स का बनना शुरू हो गया था। और चलिए अब हम उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। हमने पढ़ा था पीछे वाले पार्ट्स में कि हर एक महाजनपद की एक कैपिटल हुआ करती थी, और वो जो कैपिटल होती थी वो टाउन ही होता था। उस कैपिटल के साथ साथ कुछ प्रोविंसेस भी होते थे, कुछ प्रोविंशियल रीजन्स भी होते थे, एरियाज भी होते थे। उन एरियाज को बड़े ध्यान से केयरफुली चूज़ किया जाता था। जैसे हमने पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा कि पाटलिपुत्र जो थी उसकी कैपिटल थी, और उसके आसपास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ही पाटलिपुत्र को वहाँ पर कैपिटल बनाया गया था। और पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र पर किसके रिवन राइड रूट, यानी कि जो जल से रूट होते थे, वाटर के जो रूट होते थे, उसके पास पाटलिपुत्र सिचुएटेड थी। पटना जो है, उज्जैनी को अगर हम देखें वो लैंड रूट पर थी, और सच एज पुहार नियर द कोस्ट, पुहार जो है कोस्ट के पास थी, और यहाँ से जो है सी रूट्स स्टार्ट होते थे। मैनी सिटीज़ लाइक मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ द कमर्शियल, कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मतलब पहले ये प्लेसेस जो थे वो गांव का ही रूप थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने टाउन्स बना दिया। जिस प्लेस की जो इम्पोर्टेंस दिखी, जैसे हमने उज्जैनी के बारे में प्रीवियसली भी पढ़ा था कि वो किस पर, ट्रेडिंग रूट पर सिचुएटेड थी। अब ट्रेडिंग रूट पर सिचुएटेड होने का मतलब है कि भाई वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और ट्रेडिंग करेंगे, और राजा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो किंग्स क्या करते थे कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पर उन्हें लगता कि था कि भाई हाँ किसी न किसी तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है, उन्हें टाउन्स के रूप में बना देते थे। जैसे यहाँ पर पाटलिपुत्र की स्टोरी दी हुई है। पाटलिपुत्र पहले क्या हुआ करता था, एक छोटा सा गांव ही हुआ करता था जिसका नाम था पाटलीग्राम। ओके, और 15th सेंचुरी में मगध शासकों ने अपनी कैपिटल राजगाह से हटाकर क्या बना दिया था, पाटलिपुत्र को बना दिया था। और 4th सेंचुरी BCE तक आते आते मौर्यन साम्राज्य ने इसको अपनी राजधानी बनाया, और ये अब जो है एशिया की सबसे बड़ी सिटी बन गया था पाटलिपुत्र। लेकिन धीरे धीरे जो है बाद में इसका जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होती चली गई थी, जब यहाँ पर चाइनीज़ ट्रैवलर स्वैन त्सांग यहाँ पर आया था 7th सेंचुरी में। उस टाइम तक ये सिटी पूरी तरह से र्यून हो चुकी थी, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत कम हो चुकी थी। सो नई सिटीज़ कैसे इमर्ज होती थी, नई सिटीज़ के इमर्ज होने के पीछे रीज़न था इम्पॉर्टेंस, कि वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं और उस सिचुएशन का किंग के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग ही जो है नई नई सिटीज़ को बनाया जाता था। अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड द क्राफ्ट पर्सन्स, जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसमें एलिट्स और क्राफ्ट पर्सन्स। हमने पढ़ा था कि जो किंग्स और रूलिंग एलिट्स होते थे वो कहाँ पर रहते थे, फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे, जहाँ पर किलेबंदी वाली सिटीज़ में रहा करते थे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि हर एक जगह को एक्सकवेट किया जाए, यानी कि उनकी खुदाई की जाए, क्योंकि आज लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया है। अनलाइक द हड़प्पन सिटीज़ को छोड़कर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, जहाँ की आज तक भी खुदाई नहीं हुई है। फिर भी यहाँ पर हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिनके अंदर क्या इंक्लूड है, फाइन पोट्री बॉल्स एंड डिशेस।
पोट्री के जो छोटे छोटे बॉल्स होते थे, कटोरे होते थे, वो और दूसरे बर्तन भी मिले हैं जिनको एक चमकदार धातु के साथ चाहे पॉलिश किया जाता था और जिनको क्या कहा जाता था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और प्रोबेबली ये जो पॉलिश्ड वेयर थे ये रिच लोगों के द्वारा ही यूज़ किए जाते होंगे, क्योंकि जो ये पॉलिश थी ये बहुत ही वेल्दी थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जाता था। सो हो सकता है कि ये जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है किसके द्वारा, रिच लोगों के द्वारा ही यूज़ की जाती हो। और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिली हैं जैसे ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेजल्स, फिगरेंस मेड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा। सो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिटीज़ में किस तरह से ट्रेडिंग की जाती थी। ओके, बाय द सेकेंड सेंचुरी तक आते आते छोटे छोटे नगरों में जो डोनेट किया जाता था उसके भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। क्या करते थे, छोटे छोटे नगरों में बहुत सारी जातियाँ जैसे कि जो धोबी होते हैं, ओके, धोबी हैं, बुनकर हैं, क्राफ्ट पर्सन्स हैं, लिपिक हैं, पढ़ने वाले हैं, पॉटर्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, किंग्स हैं। इन लोगों ने भी क्या किया था, अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया था और जब इनकी वेल्थ इंक्रीज़ हो गई थी तो इन्होंने डोनेट करना शुरू कर दिया था। मतलब उस टाइम पर जो भी लोग वेल्दी हो जाते थे या फिर जिनके पास जरा सा भी पैसा होता था तो वो डोनेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, वो लोगों को जो है डोनेट करते रहते थे। समटाइम्स गिल्ड्स एंड श्राइन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, क्राफ्ट प्रोडक्शंस एंड मर्चेंट्स आर मेंशन्ड एज वेल। और कई जगह पर गिल्ड्स और श्राइन्स, गिल्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप, जो गिल्ड्स और श्राइन हैं उनको भी मेंशन किया गया है। उसके अंदर कौन कौन से थे, क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स हैं। ये जो गिल्ड्स थे प्रोबेबली वो रॉ मटेरियल को लोगों से खरीदती होगी और फिर जो है उसको एक फाइन मटेरियल बनाती होगी और उसके बाद नगरों में, टाउन्स में उसको ले जाकर जो है बेच देती होगी। ओके, नाउ सब कॉन्टिनेंट, ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, सब कॉन्टिनेंट और उसके बाहर के भागों में जो ट्रेडिंग थी। 6th सेंचुरी BCE में ही जो रिवर राइन रूट था, यानी कि जो लैंड और रिवर रूट थे उनका जाल सा बिछ गया था। क्रिस क्रॉस मीन्स जाल सा बिछ गया था और ये अलग अलग डायरेक्शंस में था, जैसे कि ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया, बियॉन्ड एंड ओवरसीज एंड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द डॉटेड कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरेबियन सी टू द ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। मतलब दूर दूर के एरिया तक जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। Asia and through the Bay of Bengal to the Southeast Asia and China, ruler also attempted to control these routes possibly by offering protection for a price। और जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, इन रूट्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे और जितने भी यहाँ पर ट्रेडर्स आते थे उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा लेते थे और उस प्रोटेक्शन के बदले उनसे क्या करते थे, कुछ ना कुछ टैक्स लिया करते थे। सो धीरे धीरे जो है यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में भी और सब कॉन्टिनेंट के बाहर वाले जितने ये एरिया हैं यहाँ पर भी क्या होना, ट्रेडिंग का होना हो गया था। इन मार्गों पर कई तरह के व्यापारी होते थे, जैसे कि कुछ पैदल चलने वाले लोग होते थे जो फेरी लगाते थे, कुछ बैलगाड़ी में अपना सामान लेकर आते थे, कुछ जानवरों पर अपना सामान लेकर आते थे, कुछ लोग इवन जो है समुद्री यात्रा भी किया करते थे। हालांकि उस टाइम पर समुद्री यात्रा करना सेफ नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन समुद्री यात्रा करने के बाद ये जो मर्चेंट्स थे ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते थे अलग अलग चीज़ों को जो है। और इन जो मर्चेंट्स को तमिल लैंग्वेज में क्या कहा जाता था, सतवा और सेठी कहा जाता था। ये बहुत बड़े मर्चेंट्स हुआ करते थे। ये मर्चेंट्स नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे बहुत सारे ऐसे सामान थे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाए जाते थे। रोमन एम्पायर में हमारी जो काली मिर्च, ब्लैक पेपर थी उसका और मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी और सी के थ्रू ही अरेबियन सी से लेकर मेडिटेरियन सी तक इन सारी चीज़ों को, ब्लैक पेपर को और जो हमारे मसाले थे उनको जो है क्या किया जाता था, ट्रांसफ़र किया जाता था। मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेडिंग जो है स्टार्ट हो गई थी। ट्रेडिंग ऐसे एरिया में, लोकल एरिया में भी होती थी और जो है सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी होती थी। मेनली रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी। कॉइन्स एंड किंग्स, सिक्के और राजा। अब जो ट्रेडिंग हो रही थी
ट्रेडिंग होने का क्या मीनिंग है? अब बार्टर सिस्टम लंबे टाइम तक नहीं चल सकता था कि भाई एक चीज़ के बदले हमने दूसरी चीज़ ले ली है। तो किंग्स ने क्या किया था, जो नई नई धातुएं मिली थी उनसे कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जो कॉइन्स बनाए गए वो चांदी और तांबे के सिक्के बनाए गए थे, जो 6 सेंचुरी BCE में ही बना दिए गए थे। उसके बहुत सारे एग्जीबिशंस के दौरान बहुत सारे चांदी और सिक्के के कॉइन मिले हैं। और उसके बाद जो है सोने के सिक्के बनाए गए। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने बनाए थे? मौर्य वंश के राजाओं ने बनाए थे। कुछ सिक्के जो है राजाओं के द्वारा इशू किए जाते थे और कुछ सिक्के जो है मर्चेंट्स के द्वारा, व्यापारी होते थे, धनपति होते थे, नगर में रहने वाले कुछ लोग होते थे, उनके द्वारा भी इशू किए जाते थे। इन सिक्कों के ऊपर जो है कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई होती थी। सी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनको पंचमार्क कहा जाता था। और इस पंचमार्क को क्यों लगाया जाता था? ताकि ये पता चल जाए कि भाई हाँ, ये सिक्का किस रूलर से रिलेट करता है, किसने इसको इशू किया है। उस इशूड के नेम को पता लगाने के लिए इनके ऊपर पंचमार्क लगा दिया जाता था। ओके, बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले हैं। बहुत सारे जो सिक्के जो रोम में यूज़ किए जाते थे वो भी सिक्के एग्जीबिशन के दौरान हमारी कंट्री में साउथ पार्ट में मिले हैं। इसका मीनिंग ये है कि हमारी कंट्री के साउथ पार्ट्स के साथ भी जो है रोमन एम्पायर की ट्रेडिंग होती थी और सिक्कों के थ्रू जो है ये ट्रेडिंग की जाती थी। जो हरियाणा और पंजाब में रहने वाले योद्धे थे उन्होंने भी बहुत सारे सिक्कों को क्या किया था? इशू किया था। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले हैं जिनके ऊपर योद्धे की पिक्चर बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं, अयोध्ये कॉइन, एक योद्धे का कॉइन यहाँ पर दिया हुआ है। सो 6 सेंचुरी में, हालांकि 6 सेंचुरी में इन सिक्कों का मिलना कम हो गया था। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या यहाँ पर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे? हिस्टोरियंस के इसको भी लेकर अलग अलग ओपिनियन है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है क्योंकि उस टाइम पर रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, तो इसीलिए जो है ये सिक्के मिलना कम हो गए, व्यापार कम हो गया। कुछ का मानना है क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, दूसरे एरिया में भी एक्सपेंड हो रहा था, तो इन सिक्कों को प्रिजर्व नहीं किया गया था। ये सिक्के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे थे और इसीलिए जो है यहाँ पर 6 सेंचुरी में जो है सिक्कों का मिलना कम हो गया था। ओके, आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.